हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास भी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। एक क्रम से इतिहास को पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, इतिहास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्य साम्राज्य। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे कैसे हुई और किसने की। ठीक है, जो प्यारे बच्चे नए हैं मैं उनको थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना बिंदुसार ने करी थी। ठीक है, और कैसे कैसे उसने मौर्य साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया, कैसे कैसे उनसे बनने वाले क्वेश्चन थे, वो सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, आज हम इतिहास के एक महान शासक सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। अगर आप सभी क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। मेरा ये दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हम आज बात करेंगे सम्राट अशोक महान के बारे में। महान इनको क्यों कहा गया? क्योंकि महान कहने के भी बहुत से कारण हैं। उन कारणों को तो हम जानेंगे ही। और कैसे अशोक सम्राट युद्ध नीति से शांति की नीति पर आए, यानी कि हम कह सकते हैं कैसे इन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे प्रेरित होकर इन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया और एक शांति की भावना को स्थापित किया। ठीक है दोस्त, जिन प्यारे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जो हमारे सम्राट अशोक हैं, अगर मैं बात करूं इनके शासनकाल की, देखिए 269 बीसी से लगाकर 232 बीसी तक इनका शासनकाल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सम्राट अशोक के जन्म की, यानी कि अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में हुआ था। ठीक है, और सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि बिंदुसार के दो पुत्र थे। ठीक है, दो पुत्र कौन कौन से थे इसके? एक आपका सुसीम था, ठीक है, और एक आपके अशोक सम्राट थे। ठीक है, सुसीम कौन था? सुसीम इनका बड़ा बेटा था। ठीक है, सुसीम कौन था? इनका बड़ा बेटा था, जिनको बिंदुसार चाहता था कि सुसीम शासक बने। लेकिन अशोक बहुत चालाक था। इसने क्या किया? इसने राधा गुप्त की सहायता से क्या किया? इस सुसीम की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ चुका है। किसकी? मगध की गद्दी पर। अब मगध की गद्दी पर बैठ चुके हैं सम्राट अशोक। ठीक है, अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं पिछली वीडियो से। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप जरूर बता देंगे। आपको बताना है राधा गुप्त कौन था। ठीक है, आपको यह बताना है कि राधा गुप्त कौन था। इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट में। ठीक है, अगर आप हमारे रेगुलर छात्र होंगे तो आपको इसका आंसर 100% पता होगा। चलिए आगे देखिए। आगे अगर मैं बात करूं इनकी माता की, देखिए अशोक सम्राट की माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, और इनका जो बड़ा भाई था वो सुसीम था। मैंने आपको बताया है ये दो भाई थे, एक सुसीम एक महान सम्राट अशोक। ठीक है, और अगर बात करें इनके उपनाम की, देखिए इनके उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है, या प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? महान सम्राट अशोक को जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, देखिए इनके मैंने आपको उपनाम बताए हैं, एक आपका देवनाम प्रियदर्शी, एक आपका प्रियदर्शी। और जो ये नाम है, ये नाम कुछ अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कि अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया या प्रियदर्शी कहा गया। ठीक है, ये जो अभिलेख है, एक आपका मास की अभिलेख है जो कहां पर था? कर्नाटक में। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास की अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? ये है आपका कर्नाटक से। ऐसे ही आपका एक था गुर्जरा अभिलेख, ये मध्य प्रदेश का था। और आपका नेटूर अभिलेख, ये कर्नाटक का था। और एक आपका उदय गोलान अभिलेख, ये किसका था? ये भी कर्नाटक का था। ये जो हमारे चारों अभिलेख हैं, इनसे पता चलता है कि आपका अशोक के उपनाम कौन कौन से हैं? देवनाम प्रियदर्शी है या
प्रियदर्शी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। अब मगध की गद्दी पर कौन आ चुका है? अब मगध की गद्दी पर महान सम्राट अशोक आ चुके हैं। ठीक है, इस बात को तो आपको याद रखना है। ठीक है, और एक अभिलेख है भौरू अभिलेख। ये भावरू लिखा हुआ है, भावरू नहीं है, ये है आपका भौरू, भौरू अभिलेख। भौरू अभिलेख से क्या पता चलता है? देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक ने खुद को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? तो अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट भौरू अभिलेख में बताया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो हमारे ये अभिलेख हैं, ठीक है, हमारे अभिलेख जो ये हैं अशोक के, ये किसने खोजे थे? ये टी पैंथलर ने खोजे थे 1750 में। यानी कि अशोक के अभिलेखों की जो खोज हुई है वो किसने करी है? ये टी पैंथलर ने करी है 1750 में। लेकिन इसने अभिलेखों को खोज तो लिया, इस पर पढ़ा नहीं गया। लेकिन इनको पढ़ा किसने था? इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। बहुत ज्यादा दोनों पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था? टी पैंथलर ने खोजा था 1750 में। लेकिन इससे पढ़ा नहीं गया, इनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पर एक शब्द आया है अभिलेख। देखिए, अभिलेख होता क्या है आप ये समझिए। अभिलेख होता है जैसे कोई पत्थर है, पत्थर पर राजा कुछ भी लिखवा देता था। ठीक है, पत्थर पर जो लिपि लिखवाई जाती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको अभिलेख कहा जाता था। आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो अशोक है इसने कुछ अभिलेख लिखवाए। ठीक है, और उनकी भाषा क्या क्या थी आप देखिए। देखिए, जो अशोक के अभिलेख लिखवाए गए हैं या जो अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनके अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या क्या थी? देखिए, जो हमारा भारत वाला क्षेत्र था, भारत वाले क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि मिली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ी जरूर होगी, लेकिन आपको सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सी लिपि मिली? खरोष्टी लिपि। ठीक है, और अफगानिस्तान में मिली है अरमाइक लिपि। और जो एशिया माइनर क्षेत्र है, एशिया माइनर यानी कि जो तुर्की वाला क्षेत्र है, वहां पर कौन सी लिपि मिली अभिलेखों पर? ये मिली है ग्रीक लिपि। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैप में इनकी स्थिति बता देता हूं। जैसे ये हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, आप मैप पर मत जाइएगा क्योंकि मैप ऐसा ही बनता है जल्दी जल्दी में। देखिए, जो हमारे क्षेत्र है भारत वाला, भारत में मैंने आपको कौन सी लिपि बताई है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों पर कहां पर मिली है? भारत में मिली है। ठीक है, और जो ये एरिया है ये वाला, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में कौन सी लिपि मिली है? ये मिली है खरोष्टी लिपि। ठीक है, आप स्थिति ध्यान से देखिए ताकि आप इन चीजों को कभी भूल ना पाए। ठीक है, और पाकिस्तान से आगे यहाँ पर पड़ता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में कौन सी लिपि है? ये है आपकी अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में मिली है अशोक के अभिलेखों पर। और अगर बात करें एशिया माइनर क्षेत्र की, देखिए यहाँ पर पड़ता है देश लगभग तुर्की। ठीक है, इस तुर्की को ही क्या कहा जाता है? इस तुर्की को ही एशिया माइनर क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर लिपि मिली है ग्रीक लिपि। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको क्या क्या स्थितियां बताई है और आपको दिमाग में छाप लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में ब्राह्मी लिपि, ठीक है, और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, और आपका अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि, और तुर्की में ग्रीक लिपि, जिसको हम एशिया माइनर क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे क्या होता है? देखिए, आगे होता है कलिंग युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। ये कब हुआ था? देखिए, 261 बीसी में, और अशोक के गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, यानी कि जिस समय ये गद्दी पर बैठा था उसके 8वें वर्ष ही कलिंग युद्ध हो गया था। किस किस के बीच? अशोक और पद्मनाभन के बीच। ठीक है, अशोक और पद्मनाभन के बीच क्या हुआ था? हमारा कलिंग युद्ध हुआ था। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये बातें हैं। ठीक है, आगे देखिए, अशोक ने इस युद्ध को जीतकर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी कि ये जो कलिंग युद्ध है, इस कलिंग युद्ध को
अशोक ने जीत लिया था। ठीक है, और अशोक ने इसको जब जीत लिया तो वहां की राजधानी जो तोसली थी उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन इस युद्ध के पहले अशोक की नीति भेरी घोष की नीति थी। यानी कि इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसको अशोक ने, मतलब भेरी घोष की जगह भेरी घोष की जगह, सॉरी, भेरी घोष होता है युद्ध की नीति। क्या होता है? युद्ध नीति होती है। कलिंग युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जो अशोक ने युद्ध नीति की जगह शांति की नीति अपनाई? देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था हाथियों के लिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके कलिंग के हाथी थे वहां के हाथी बहुत सुंदर थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हाथियों पर कब्जा करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि कलिंग की राजकुमारी थी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब प्रेम प्रेम का चक्कर है, थोड़ा सा मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कलिंग की जो राजकुमारी थी, ठीक है, उसको क्या होता है, उसको जो है मुलाकात होती है किससे? अशोक से। अशोक से मुलाकात होती है उसकी जंगल वंगल में कहीं पे। ठीक है, जैसे ही मुलाकात होती है तो अशोक पूछता है अपने मंत्री जी से कि ये कौन है? उन्होंने बोला है ये है आपकी कलिंग की राजकुमारी। ठीक है, और उनको पसंद आ गई। कौन? कलिंग की राजकुमारी। ठीक है, जैसे ही उनको कलिंग की राजकुमारी पसंद आती है, वे कहते हैं अपने मंत्री को कि मंत्री जी प्रस्ताव भिजवाइए कि महान सम्राट अशोक का प्रस्ताव आया है आपकी पुत्री के लिए। ठीक है, और इनका जो राजदूत है वो आपका प्रस्ताव लेकर जाता है कलिंग। ठीक है, कलिंग चला गया प्रस्ताव लेकर और वहां पर जाकर कहता है कि महान अशोक सम्राट आपकी पुत्री से शादी करना चाहते हैं। लेकिन वहां के जो राजा पद्मनाभन थे, ये रहे वहां के जो राजा पद्मनाभन थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कलिंग के कुछ अपने रूल थे कि रूल उनमें से एक ये भी था कि यहाँ की जो राजकुमारी है, यहाँ की जो लड़कियां हैं, वो केवल कलिंग में ही शादी करेगी। ठीक है, ये बात वहां के राजा ने अशोक के मंत्री को बोली। ठीक है, और अशोक का मंत्री वापस आकर सभी बातें अशोक को बता देता है कि कहता है कि ऐसे ऐसे है, उन्होंने तो मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे, कलिंग में ही शादी करेंगे। ठीक है, तो अशोक को क्रोध आ गया। अशोक ने क्या किया? अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर जैसे ही हमला किया, ठीक है, वहां पर बहुत मारकाट हुई। मारकाट का मतलब ये है कि बहुत खून खराबा हुआ। ठीक है, और वैसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग हताहत हुए थे। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1 लाख लोगों से भी ज्यादा इस युद्ध में मारे गए। क्या होता है, जब इतने आदमियों को अशोक देखता है, कैसे बाद में जैसे ही युद्ध समाप्त होता है कि पता लगता है कि युद्ध में जीत चुके हैं, जब उसने चारों ओर दृश्य देखा, चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी हैं, चील कौवे मंडरा रहे हैं। ठीक है, और जो वे लाशें पड़ी हैं, उन लाशों में भी एक लाश किसकी थी? एक लाश उस राजकुमारी की भी थी, क्योंकि जिस समय वो लड़ रही थी, कौन? वहां की राजकुमारी। क्योंकि कलिंग में एक प्रथा थी कि वहां की लड़कियां भी युद्ध में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो वो भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आई, और क्या हुआ, उसकी भी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। किसके हाथों से? अशोक के हाथों से उसकी गर्दन उड़ जाती है। ठीक है, जब उसने देखा कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, हम अब जो है युद्ध जीत चुके हैं। वैसे भी पद्मनाभन मर चुका था। ठीक है, इस युद्ध में वे जीत तो चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन क्या हुआ, चारों ओर लाशें ही लाशें देखने के बाद उनके मन में एक बात आई कि यार इस चीजों को अब हम छोड़ देंगे, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अब युद्ध की जगह शांति की नीति अपनाएंगे। ठीक है, तो चारों ओर लाशें देखकर, चारों ओर हताहत लोगों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाई। ठीक है, ये बातें थी अशोक के बारे में। अशोक का हृदय परिवर्तन उन लाशों को देखकर हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, क्या होता है आगे देखिए। आगे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने धम घोष शांति की नीति अपनाई। मैंने आपको बताया है कि भेरी घोष की जगह उन्होंने अब धम घोष की नीति अपनाई, यानी कि अब वो शांति से जो है सभी का जो है हल करेंगे, सभी समस्याओं का। अब युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पहले क्या था, इस युद्ध से पहले उनकी भेरी घोष की नीति थी, यानी कि युद्ध नीति थी इसकी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई अशोक महान जी के बारे में। यहाँ तक आगे क्या होता है, जब ये धम घोष की जगह
सॉरी भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के बारे में किससे जाना था, यानी कि उसने प्रेरणा किससे ली थी, उसका भतीजा था निग्रोध। ठीक है, इससे प्रेरणा ली थी इन्होंने बौद्ध धर्म की, और अपने भतीजे से प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से, और प्रेरित किससे हुए थे, निग्रोध से। ठीक है, इन्होंने जो है निग्रोध ने बताया था बौद्ध धर्म के बारे में अशोक महान को। ठीक है, ये तो बातें हो गई यहाँ तक की। अब आगे बात करते हैं अशोक की पत्नियों के बारे में। अशोक की पत्नियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अशोक की जो एक पत्नी थी देवी, ठीक है, कुल 3 पत्नी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहली जो पत्नी है ये है देवी। ठीक है, इनके एक पुत्र का नाम है महेंद्र, और इनकी एक पुत्री संगमित्रा है और एक पुत्री चारुमती है। यानी कि देवी के 3 संतान हैं, एक आपका महेंद्र है, एक आपका संगमित्रा है और एक आपका चारुमती है। अगली जो इनकी पत्नी है वो कौन है, वो कारुवाकी है, जिसका पुत्र था तीवर। ठीक है, और जो ये कारुवाकी है इससे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित थे कौन, अशोक सम्राट। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे अशोक सम्राट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक अपनी पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे, वो कारुवाकी थे, जिसका पुत्र तीवर था। ठीक है, और तीसरी जो इनकी पत्नी है वो है पद्मावती, इनका पुत्र है कुणाल। ठीक है, कुणाल क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि कुणाल बाद में आगे चलकर इनका उत्तराधिकारी बना है। किसका, मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना है अशोक सम्राट के बाद, वो बना है कुणाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जो है सम्राट अशोक क्या बन चुके हैं, अब सम्राट अशोक एक शांति पूर्वक व्यक्ति बन चुके हैं। यानी कि अब उनका युद्ध में कोई विश्वास नहीं रहा। अब वो एक शांति की स्थिति, एक प्रजा के सभी हितों के बारे में सोचने लगे। ठीक है, और क्या होता है आगे देखिए। आगे मैंने आपको ऊपर बताया है कि अब ये बौद्ध धर्म में आ चुके हैं। अब ये बौद्ध धर्म में आने के बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म में आने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा को कहां पर भेजा, श्रीलंका में भेजा। महेंद्र से कहा कि तू जा और संगमित्रा को साथ में ले जा, श्रीलंका चला जा, वहां पर अपने बौद्ध धर्म के बारे में बता, वहां से लोगों को जोड़। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगमित्रा और महेंद्र कहां पर चले गए, श्रीलंका में चले गए। ठीक है, और वहीं मज्जांतिक को कहा कि तुम तक्षशिला वाले क्षेत्र में जाओ और कांधार वाले क्षेत्र में जाओ, वहां पर लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जाके बताओ। ठीक है, और हिमालय के जो क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में इनको भेजा मज्जिम को। ठीक है, मज्जिम को भेजा हिमालयी क्षेत्र में कि तुम हिमालयी क्षेत्र में जाओ, वहां पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, आगे देखिए। आगे भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने चलवाया। यानी कि पत्थरों पर सबसे पहले लिखवाने का जो कार्य है वो किसने किया, वो अशोक ने ही किया है। ठीक है, और अशोक ने भी कुछ शिलालेख लिखवाए हैं। देखिए, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए हैं। ठीक है, 14 के 14 हमको नहीं पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, इसने जो है शिलालेख लिखवाए 14, और स्तंभ लेख 7 लिखवाए हैं, और गुहा लेख 3 लिखवाए हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, 7 हैं, और गुहा लेख 3 हैं, और शिलालेख 14 है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि अशोक के शिलालेख कितने हैं, 14 है। ठीक है, अब बात करते हैं इन 14 शिलालेखों की। इन 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ था। देखिए, जो हमारा पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई। ठीक है, पशु बलि की निंदा का मतलब यह है कि इन्होंने अब बोल दिया था, सभी अपने मंत्रियों को, सभी प्रजा को बोल दिया था कि अब क्या होगा, अब कोई पशु बलि नहीं होगी, कोई किसी पशु की हत्या नहीं करेगा, अब सिर्फ शांति से जो है आप कार्य करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के पहला शिलालेख में क्या बताया गया है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, और जो अशोक का दूसरा अभिलेख है उसमें पशु चिकित्सा और दक्षिण के राज्य कौन कौन से थे, एक आपका चेर था। ठीक है, एक आपका चोल था, एक आपका पांडे था। ठीक है, ये क्या थे, ये हमारे दक्षिण के राजा थे। यहाँ पर देखिए मैप में, यहाँ पर
ये ये राज्य यहाँ के थे, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, ये जो बताए गए हैं ये किस शिलालेख में बताए गए हैं? ये दूसरे शिलालेख में बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? क्योंकि केवल इन्हीं क्षेत्रों को छोड़कर अशोक ने संपूर्ण भारत पर राज कर लिया था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ये थी हमारे दूसरे शिलालेख की बात। अगर बात करें तीसरे शिलालेख की, देखिए तीसरे शिलालेख में इन्होंने अधिकारी बताए हैं, अपने अधिकारी बताए हैं। किसमें? तीसरे शिलालेख में। यानी कि इसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक 5 वर्ष में जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो राज्य में आएंगे और भ्रमण करेंगे और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आप उनको बताइए, आपकी समस्या का हल होगा। ठीक है, ये बातें किसमें बताई गई है? ये बातें तीसरे अभिलेख में बताई गई है। और चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष को अपनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भेरी घोष की जगह धम घोष अशोक ने अपनाया है, यह बातें किस शिलालेख में बताई है? ये बातें हमारी चौथे शिलालेख में बताई है, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बातें हैं। अगर बात करें हम 5वें शिलालेख की, देखिए 5वें शिलालेख में बताया है धम्म महापात्र की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, और जो हमारा छठा शिलालेख है, छठे शिलालेख में बताया है आत्मा नियंत्रण की बात के बारे में। यानी कि अशोक ने छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की बात कही है। ठीक है, और ये इतना उदार हो गया था इस टाइम पर कि इसने यह तक कह दिया था कि अगर जनहित में कोई भी कार्य है, अगर आप महल में रात को भी आएंगे तो मैं आपकी बातें रात को ही सुनूंगा और उस पर अमल करूंगा। ठीक है, ये इतने उदार बन चुके थे, तो इनको महान कहने का श्रेय तो इसीलिए जाता है। ठीक है, समझ गए क्यों कहते हैं अशोक को महान? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा उदार हो चुके थे। बाद में इन्होंने बहुत अच्छे जनता के लिए, बाद में प्रजा के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, जिनको इनको महान कहा गया। ठीक है, और जो हमारा 7वां शिलालेख है, 7वें शिलालेख में धार्मिक समन्वय के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, और जो हमारा 8वां शिलालेख है, 8वें शिलालेख में इन्होंने अपनी धम्म यात्रा के बारे में बताया है। क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कि अशोक ने धम्म यात्रा के बारे में किस शिलालेख में बताया है? तो आपको याद रखना है, ये बताया है 8वें शिलालेख में। और जो हमारा 13वां शिलालेख है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें बताया गया है कलिंग युद्ध के बारे में। ये वही कलिंग युद्ध है जिसके बारे में मैंने आपको कहानी ऊपर बताई है। ठीक है, कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? ये बताया गया है 13वें शिलालेख में। अगर बात करें हम 14वें शिलालेख की, देखिए अशोक का जो 14वां शिलालेख है उसमें बताया गया है हमारा सद्भावना के बारे में। यानी कि आपको सद्भावना के बारे में बताया गया है, यानी कि सभी के प्रति हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए। ये सभी बातें किसमें बताई गई हैं? 14वें शिलालेख में बताई है। जो मैंने इसमें कुछ शिलालेख छोड़ दिए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, जितने मैंने आपको कराए हैं केवल आपको इतने ही याद रखने हैं, इतनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात करें अशोक के सबसे बड़े शिलालेख की, देखिए जो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है वो कौन सा है? 13वां शिलालेख है। और अगर बात करें अशोक के सबसे छोटे शिलालेख की, सबसे छोटा शिलालेख है इसका रुम्मीदेई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां है और सबसे छोटा आपका रुम्मीदेई है। ठीक है, ये तो हो गई शिलालेखों की बात। अब अशोक ने इसके अलावा क्या कराया था? इसके अलावा अशोक ने कुछ गुफाएं भी बनवाई थी। गुफाएं क्यों बनवाई थी? क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने लगा था, तो इसने कुछ आपका गुफाएं बनवाई। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। जो बौद्ध भिक्षु उनमें रहते हैं उनके लिए कुछ गुफाएं बनवाई। जैसे इसने बनवाई सुदामा गुफा बनवाई और विश्व झोपड़ी बनवाई और चौफार गुफा बनवाई और कर्ज गुफा बनवाई। ये गुफा इसने किसके लिए बनवाई? ये गुफा इसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई है। आपको बातें याद रखनी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया है? महान सम्राट अशोक ने बनवाया है। और कहां पर है ये? यह आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये तो हो गई अशोक के बारे में, कार्यकाल के बारे में, यानी कि अशोक ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, ये सब कुछ हो गया। अब आगे अशोक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अशोक की मृत्यु के बाद क्या होता है? उसका उत्तराधिकारी आता है कुणाल। ठीक है, कुणाल आता है और कुणाल का जो पुत्र है वो कौन है? संप्रीति है। और संप्रीति का पुत्र सालिसुक है और सालिसुक का पुत्र कौन है? देववर्मन है।
ठीक है, ये जो हमारे बीच के शासक हैं ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं आपसे कभी पूछा जाएगा। ठीक है, और देववर्मन का जो पुत्र है वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक है। कौन? बृहद्रथ। ठीक है, ये जो बृहद्रथ है इसकी हत्या, इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और मगध पर एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली। यानी कि अब जो है मगध पर शासन करेगा कौन? शुंग वंश, जिसको एक ब्राह्मण वंश भी कहा गया। आगे हम जो बात करेंगे वो शुंग वंश के बारे में बात करेंगे। आपको दोस्तों बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आपको जरूर देना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए दोस्त, मिलते हैं कल की वीडियो में।